हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं हूं आपकी लर्निंग बडी डॉक्टर कशिश कपिश एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े थे एंड आज भी हम उन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे एंड एक टॉपिक को उसमें से जो इंटरनेट है उसको मैं आपको 5 मिनट्स और थोड़ा समझाऊंगी ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको कि हर चीज़ में क्या है। एंड नेक्स्ट हम चलेंगे मोबाइल लर्निंग की तरफ। ठीक है, हम मोबाइल लर्निंग पढ़ेंगे। देखो कैल पढ़ा था हमने, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पढ़ लिया था। ठीक है, मैम ये MAL क्यों नहीं है, मोबाइल असिस्टेड लर्निंग। ठीक है, अब हम पहले कंप्यूटर पर पढ़ा था, आज हम मोबाइल पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड देन हम कुछ टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे आज, जो सब आपके सिलेबस में है, यूनिट 3 के अंदर है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट कल पढ़ा था इसके ऊपर कि एजुकेशनल एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे इंटरनेट की, राइट। एक तो हम इजीली सबको कांटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, हम बहुत सुलभ तरीके से सबके साथ संपर्क कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये है, क्योंकि अगर आपको मेरे से आज संपर्क करना है, ठीक है, हम कैसे संपर्क कर सकते हैं? हम किसी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रख सकते हैं, राइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। या कोई अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है जो इंडिया से बाहर भी रहता है, क्या आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से? यस। क्या आप मुझे अपने ईमेल भेज सकते हैं? जी यस। ठीक है, क्या आप इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं? जी यस, इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे स्कूल के, स्कूल कॉलेज के जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट्स कभी याद हो अगर बिना इंटरनेट के कैसे रिसर्च करा करते थे स्कूल कॉलेज में? ठीक है, स्कूल में कैसे कि प्रिंट आउट निकाल दो भैया, तो हम क्या जाते थे जब हमारा टाइम था। ठीक है, तो जब हमारा टाइम था तब हम हमारे घर पे प्रिंटर्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है, हमारे घर पे इंटरनेट की इतनी ईजी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी जितनी आज होती है। हम क्या जाते थे, हम जाते थे साइबर कैफ़े। ठीक है, साइबर कैफ़े जाएंगे, उन भैया को अपना टॉपिक बताएंगे, फिर वो भैया उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स निकालेंगे हमारे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, फिर उसे प्रिंट आउट कराएंगे, बढ़िया कलर्ड प्रिंट आउट करा के फिर हम उसे अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे। ठीक है, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है? इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है ना, और आजकल तो हद से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है ना तो उनको भी इंटरनेट का काम आता ही आता है, याद रखिएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अब भाई हमेशा अवेलेबल नहीं होती, बट इंसाइक्लोपीडिया काफ़ी केसेस में अवेलेबल भी होती है। अगर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है तो हम क्या, विकीपीडिया एक तरीके की इंसाइक्लोपीडिया ही है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या हो गया? विज्ञान कोश, मतलब कि उसके अंदर सब कुछ, सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। आप सर्च करके देख लीजिए, अगर वो आपको विकीपीडिया पे ना मिला तो बात है ना। विकीपीडिया पे हर एक शब्द का अर्थ, हर एक टॉपिक के बारे में, उसके अंदर सारा विज्ञान का एक तरीके से जो हमारा ज्ञान की चीज़ें हैं, सब कुछ है, सब उसके अंदर लिस्टेड होता है। इंसाइक्लोपीडिया को हम क्या भी कहते हैं? विज्ञान कोश भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूज़ के लिए हेल्प करता है। एकदम से न्यूज़पेपर आ जाते हैं, अगर आज किसी को न्यूज़ कुछ होती है तो एकदम ऐसे फैलती है, राइट, ऐसे न्यूज़ सारी की सारी फैल जाती है। तो वो कैसे फैल रही है? फायर की तरह न्यूज़। क्या कोई यहाँ पर है जो इसको फायर की तरह फैला रहा है? कौन? इंटरनेट के माध्यम से फैल रही है ना, ये न्यूज़ इंटरनेट के माध्यम से फैल रही है। अब नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग, जो कि आप कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इसका क्या हो गया? ऑनलाइन लर्निंग का माध्यम क्या हो गया हमारे पास? ये इंटरनेट, ये हमारा इंटरनेट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीमीडिया हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे पिक्चर्स डाउनलोड करते थे, कुछ वीडियोस देखते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम अपना यूट्यूब पे खाली यही देख रहे हैं, लेक्चर देखने ही आ रहे हैं यूट्यूब पे।
ऐसा तो ज़रूरी नहीं है और ऐसा कोई होता भी नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। सो ऐसे सब लोग नहीं भी होते हैं। अब चलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कैसे वार्तालाप, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वार्तालाप या फिर संचार, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है यहाँ पे, या फिर कम्युनिकेशन अभी भी तो चल रहा है ना, वन वे चल रहा है पर चल रहा है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन टू वे है। कैसे टू वे है? आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, मैं उन डाउट्स को देखूंगी, ठीक है। PYQ वाली पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट उसमें ले आया करूँगी। बट हाँ, इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम वो आ जाएंगे, ठीक है, मेरे तक कम्युनिकेट हो जाएंगे अगर आप अपने ग्रुप में डाउट्स पूछेंगे। नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम होम। ये भी तो आप लोग कर रहे हैं, घर से बैठे बैठे लर्न कर रहे हैं, और घर से बैठे बैठे मैं पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है। ये था इंटरनेट का। अब चलते हैं, हमने कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पढ़ लिया, हमने इंटरनेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मोबाइल लर्निंग, ठीक है। सो मोबाइल आए कब थे? फर्स्ट 1995 में आए थे ऐसे। सो मोबाइल लर्निंग को ना हम एम लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम लर्निंग, याद रखना। सो मोबाइल लर्निंग क्या है? मतलब कि हम मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोबाइल के माध्यम से पढ़ना ही मोबाइल लर्निंग है। कैसे? बहुत एक्सेसिबल। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप मेरी वीडियो ये कंप्यूटर पे देखोगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेरी ये वीडियो कोई मोबाइल पे देखना चाहे तो आप देख पाओगे, जी हाँ। तो आप कैसे कर रहे हो? मोबाइल पे अपनी एजुकेशन का एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। अपने फ़ोन पर ही देख पा रहे हो सब, ठीक है। जो भी है आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पर यही लिखा है कि जो एम लर्निंग है शिक्षा को अधिक से पहुंचनी है, यानी कि एक्सेसिबल बनाता है, क्योंकि शिक्षार्थियों को अपनी अपनी अनुरुचि के अनुसार अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त होती है। मतलब कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकता हूँ या मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकती हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, कि इसके अंदर होता है ना कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल तो हमारे पास हर तरफ है। हमने कल डिफरेंस भी पढ़ा था ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। क्या ऑफलाइन के लिए हमें एक पैरामीटर चाहिए, एक हमें बाउंड्री चाहिए। इवन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए भी हमें एक सेट वो चाहिए ना, कंप्यूटर की स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। अब मुझे एक यहाँ पर सेटअप चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, ठीक है। पेन टैब रखने के लिए, हार्डवेयर के लिए जगह चाहिए, पेन टैब भी जगह लेता है ना, लैपटॉप मेरा जगह लेगा, ठीक है। अगर मैंने माउस लगाया वो जगह लेगा। सो ये सब क्या हो रहा है? ये सब एक स्पेस ऑक्यूपाइंग चीज़ें हो गई, ठीक है। मोबाइल की क्या एक्सेसिबिलिटी है? ज़रूरी आपको क्या किसी टेबल चेयर पे बैठ के करना है? नहीं, आप लेटो और आप अपने मोबाइल से, चलो जी आज हम अपना मोबाइल खोलते हैं और वीडियो देखना चालू कर देते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप जो है मोबाइल लर्निंग किसी एक जगह पर बैठे करें, नहीं। ये हमको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोबिलिटी मतलब कि हम चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं कहीं पे भी, और उसके साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई लेडीज़ जैसे खाना बना रही है, साथ में फ़ोन में अगर कोई होता है कुछ भजन चलाते हुए, गाने चलाते हैं, कुछ सुनने का कोई पॉडकास्ट सुनते हैं, तो कैसे ऐसे ही हम क्या लर्न भी कर सकते हैं? जी हाँ, हम लर्न भी कर सकते हैं। ये हमारे जो ऑफलाइन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल वो नहीं आते हमारे पास कि भाई इतना बड़ा बड़ा स्कूल कैसे बनाए, इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो वहाँ पे बहुत इजीली एक्सेसिबल है वो। जो अब रूरल एरिया के हैं ना, अब फ़ोन तो सबके पास होता है, सो जो रूरल एरिया वाले हैं ना वो भी एजुकेशन की तरफ होते जा रहे हैं। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो गाँव से आते हैं, फ़ोन तो सबके पास है ना। अगर लैपटॉप नहीं भी है, कंप्यूटर नहीं भी है, लैपटॉप नहीं भी है, सो क्या हो रहा है उसके अंदर? फ़ोन से पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा डिवाइस हो, सिर्फ खाली आपके पास नॉर्मल सादा सा स्मार्टफोन हो, आप उस पर, और क्या हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने अभी पढ़ी थी, इंटरनेट हो, तो हम इजीली मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आई होप ये आपको पता लग गया होगा। अच्छा,
एक और बात नोट करने वाली कि ये ना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कि लागत कुशल। ठीक है, इसके अंदर लागत इतनी नहीं है जितनी और सब में है। देख लो, चाहे क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए। ठीक है, आजकल के टाइम में 10-12 हज़ार से कम में भी फ़ोन्स आते हैं जिसके अंदर इंटरनेट चलता है, यूट्यूब सब चल जाता है, टच स्क्रीन वाले आते हैं। ठीक है, सो क्या है, कुछ भी कॉस्ट नहीं है, वो तो आप अपनी लग्जरी के लिए लेते हैं। सब जो आईफोन वगैरह ले रहे हैं वो आपकी लग्जरी है, राइट। सो या फिर कोई हम 50,000 60,000 के फ़ोन सैमसंग के भी ले रहे हैं या किसी और भी कंपनी के हम ले रहे हैं, वन प्लस वगैरह के। सो क्या हो रहा है, अगर तो वो हमारी इच्छा है, बट वैसे देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव है ना। अगर मेरे को कैल की मदद, कैल मतलब कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कर रहे हैं, तो मुझे तो लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए जो कि आता है महंगा। ठीक है, फिर उसके साथ मुझे हार्डवेयर चाहिए, वो भी आते हैं महंगे। सो क्या हो रहा है कि बहुत सारी लागत लग रही है ना, हमारी कॉस्ट कितनी ज़्यादा लग रही है। इसके अंदर कुछ भी कॉस्ट नहीं है, फ़ोन है, फ़ोन तो वैसे भी चाहिए ही, इंटरनेट है, वैसे भी इंटरनेट होता ही है। ठीक है, फ़ोन तो सबके हाथ में है, हर समय है। सो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ईज है। ठीक है, इसके अंदर और क्या है, ईज ऑफ लर्निंग, याद रखना ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ईज ऑफ लर्निंग भी है इसके अंदर। अब चलते हैं आगे कि भाई जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, अब वो कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है उसके अंदर। मैं अपनी आवाज़ से भी कर सकती हूँ, टेक्स्ट से भी कर सकती हूँ, मूविंग इमेज को भी कैप्चर कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आज मैं चाहूँ, क्या मैं अपनी वीडियो इससे बना सकती हूँ? जी हाँ, मैं अपनी वीडियो अपने फ़ोन से बना सकती हूँ, बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है अपनी वीडियो बनाना। तो ये आप चीज़ें थोड़ा नोट करिएगा। अब भाई, अब क्या होता है, रिसेंट वाले पीडीएफ भी हो सकते हैं, स्प्रेडशीट, वर्ड पैड। ठीक है, आप कुछ मर्जी फाइल यूज़ करो, जीपीएस, स्टॉप वॉच, ये सब क्या है, हमारे मोबाइल फ़ोन के ही तो हैं। क्या ये सब हमारे एजुकेशन में काम आते हैं? यस, ऑफ कोर्स। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे डुओलिंगो है, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर स्टडिंग है, राइट, लर्निंग पर्पसेस ही है ये। ठीक है, और बहुत सारे हैं। अब देखा जाए तो मैथस्तान हो गया, यूट्यूब पे देख रहे हो आप इसे, तो क्या इस पे आप लर्निंग कर रहे हैं? यस, आप लर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। आप लर्निंग कर रहे हैं किसके माध्यम से? ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से। ठीक है, अब आते हैं कि भाई, अब जो मोबाइल फ़ोन्स है ना, जो स्कूल अथॉरिटीज़, ये सब में भी काम आते हैं। क्यों? अच्छा, एक बात बताओ, अब आजकल क्या बनाया होता है उन्होंने? एलएमएस बनाया होता है, हमने पढ़ा है एलएमएस, राइट। देखो, मैं ये एक के बाद क्यों ले रही हूँ, इसका भी एक फ्लो है, इसका भी एक रीज़न है कि ये ऐसे ही क्यों चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं जो उनसे हम लिंक कर रहे हैं अब। ठीक है, मैंने आपको टाइप्स बता दे क्या होता है, कैसे होता है, ताकि आपको पता लग जाए अब कि कौन सा किस किस डिवाइस के माध्यम से कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक सीक्वेंस चल रहा है, ये इंटर रिलेटेड हैं सारे के सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं अब तक, जो हमने टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ना शुरू किया था, ये सब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब आता है कि एलएमएस होता है आजकल, तो वो एलएमएस के कंप्यूटर पे ही ज़रूरी है? नहीं, आप उस एलएमएस को कहाँ भी कर सकते हो, उस एलएमएस को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, अब वो मैनेजमेंट सिस्टम बना देते हैं, उस पर आप अपने बच्चे की अटेंडेंस भी देख सकते हो। ठीक है, आज बच्चे ने क्या काम किया, आज क्या होमवर्क मिला, उसे ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल वेयर ऑन योर फोन, जस्ट वन क्लिक अवे, याद रखना। ठीक है, कोई भी हमारे स्कूल का कल्चर है या टीचर्स हैं उनके, वो टीचर्स को भी बताते हैं ना कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, मोबाइल लर्निंग ना टीचर को भी बड़ी हेल्प करती है। अगर हम एज टीचर्स देखते हैं औरों को कि अच्छा इनके पढ़ाने का तरीका ये है, ये ऐसे टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसे सबको। मोबाइल का देखो क्या है, मैं आपको 5 वो बता रही हूँ। सबसे पहले तो बेसिक कम्युनिकेशन हो गए, हमने टेक्स्ट मैसेज किया, कॉल किया, वॉइस नोट किया। ठीक है, ये हमारे बेसिक हो गए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग डिलीवरी। ट्रेनिंग डिलीवरी मतलब
कि जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, कोई वीडियोग्राफर, कोई हम PDF कर रहे हैं, कोई हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो ये क्या है, ट्रेनिंग डिलीवरी। फिर आता है इंफॉर्मेशन एक्सेस। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सेस हो गया, कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, कोई वो हो गया वर्ड कंप्रेसर हो गया हमारा, या फिर कोई भी ऐप हो गया हमारा। सो वो क्या है, हम जहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हमारा गूगल क्रोम भी इंफॉर्मेशन एक्सेस में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर। ठीक है, हमारा थ्रेड हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। हम अपना एक जो सामाजिक नेटवर्क है उसको बढ़ाते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन। एक बात बताओ, आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर। कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो अपना कंटेंट? कोई वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कैमरा, किस चीज़ का, नॉर्मल फ़ोन के कैमरे से। ठीक है, नॉर्मल फ़ोन के कैमरे से वो कर रहे हैं। सो इसमें क्या हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, बहुत सारे ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स, फिल्टर्स, ठीक है, सब चीज़ें वो उसके अंदर यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं आगे। आई होप ये आपको सारे 5 के 5 जो हमारे फंक्शन हैं मोबाइल लर्निंग के, ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मोबाइल लर्निंग भी आता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब हमारे क्या है, बेनिफिट क्या है, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, बेनिफिट पढ़ने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहला बेनिफिट है लर्निंग पाथ। लर्निंग पाथ कैसे, जो हमारा लर्निंग एज अ कंटिन्यूम, ऐसे पढ़ते हैं ना हम, कि पहले हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, फिर कैसे पढ़ेंगे, फिर कैसे पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, तो उसका पाथ जो डेवलप करने में हेल्प करता है हमें क्या, मोबाइल लर्निंग। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस सपोर्ट। हमारी परफॉर्मेंस को जो है ये सपोर्ट करता है, कैसे, क्योंकि हमें ये क्या देता है, इंफॉर्मेशन का बहुत ही आसान एक्सेस देता है। ठीक है, सिंस ये हमें इंफॉर्मेशन का बहुत ही आसान एक्सेस देता है, इसलिए ये हमें परफॉर्मेंस सपोर्ट भी देता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या हो रहा है ये, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हायर इंगेजमेंट। हायर इंगेजमेंट कैसे, अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो ई लर्निंग है वो कंप्लीट करोगे, हर चीज़ कंप्लीट करोगे। ठीक है, आपने पढ़ लिया ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सो हायर इंगेजमेंट, यानी हम किससे कनेक्ट करेंगे हायर इंगेजमेंट को, हम अपनी हायर इंगेजमेंट मतलब कि जो सहभागिता है हमारे स्टूडेंट्स की वो बढ़ती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब मेरे को समझ में आ रहा है किसी टीचर का ज़्यादा वो हो रहा है, तो मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे। मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही है तो मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे ना ज़्यादा एंगेजमेंट होता है, ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, ज़्यादा अब आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। अब इसी वीडियो को 100 बंदे देखें, 1000 देखें, ठीक है, या फिर 5000 देखें, या 5 लाख लोग देखें, ठीक है, 5 मिलियन तक भी देख सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि भाई कितने भी देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी बन सकते हैं इस लर्निंग में, मोबाइल लर्निंग में। बट क्या ट्रेडिशनल में बन सकते हैं? नहीं। अगर मेरी 10 बच्चों की क्लास है तो मुझे वो 10 बच्चे ही सुन पाएंगे ना, मैं 5 लाख तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है, सो ये इसका डिफरेंस है हायर एंगेजमेंट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है मल्टी डिवाइस सपोर्ट। ठीक है, अब मल्टी डिवाइस सपोर्ट क्या है, जो हमारा सेम कोर्स है, अब ये कोर्स कोई जना मोबाइल पे देखे, कोई जना वहाँ देखे, क्या फ़र्क है? नहीं, कोई भी मोबाइल पे भी देख सकता है, इसे लैपटॉप पे भी देख सकता है, हर जगह देख सकता है। टैबलेट पे देखेगा तब भी सेम कंटेंट मिलेगा, स्मार्टफोन पे भी देखेगा जब भी सेम ही कंटेंट मिलेगा। फिर आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब कि इकट्ठे, हमने कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत बार पढ़ लिया है। ठीक है, अब कि हम साथ लेके, सबको साथ लेके चलते हैं और फिर हम उसके बेसिस पे पढ़ते हैं। अब आज क्या मैं किसी एक स्टूडेंट को कैटर कर रही हूँ? नहीं, मैं आपको जो सब अब एग्ज़ाम देने वाले हैं उत्तराखंड LT का,
उसी के बेसिस पे सबका जो कॉमन गोल है, सब इकट्ठे मिल के सेम चीज देख रहे हैं, राइट। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग का बढ़ावा देता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है 9 बजे देखो, 10 बजे देखो, सुबह 4 बजे देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग भी लाता है, ठीक है। और हायर रिटेंशन रेट मतलब याद रखेगा, मेरी मेमोरी में जो, अच्छा देखो, कोई चीज़ आप सुनते हो और ऐसे चलचित्र के थ्रू देखते हो, वीडियोस के थ्रू देखते हो, सो क्या हो रहा है, वो आपको ज़्यादा याद रहता है। रादर देन मैं अगर आऊँ आपके सामने बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख दूँ, 3-4 चीज़ें लिख दूँ और मैं बोल रही हूँ, आप भी बोर हो जाओगे नहीं हो जाओगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, अरे फ़ोन में वीडियो चल रही है, अब वीडियो चल रही है, कुछ हम एड्स भी यूज़ करते हैं अपने जो हमारी ये है, इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका भी इंगेजमेंट इसमें बना रहे, ठीक है, याद रखिएगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा मोबाइल लर्निंग। अब हमारा ये टॉपिक तो हो गया है ख़त्म, जो हमारा आईसीटी से रिलेटेड था। अब हम चलते हैं हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट की तरफ। हमारा लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है, आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो क्या होता है, लर्निंग का एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। सो लर्निंग का एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी कि ऐसा वातावरण है जिसमें जो लर्निंग है वो नेचुरल कंडीशंस में देख लेती है, ठीक है। नेचुरल कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस क्या उसे इन्फ्लुएंस करेगा हमारी लर्निंग को, कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी, क्या कोई किसी डिफरेंट कल्चर से आ रहा है तो हमारी लर्निंग करेगी नहीं करेगी। सो ये हमारा एक वातावरण है, हम किस वातावरण से आ रहे हैं, हमारा जब हमारी लर्निंग हो रही है एक्चुअली, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई जना तो मेरी जो वीडियो है ये शांत रूम में बैठ के अपना कॉपी पेन लेके नोट्स बना के फिर कर रहा है, ठीक है। अब उसके लिए लर्निंग डिफरेंट होगा, लर्निंग आउटकम, ठीक है उसका, क्योंकि उसका जब वो पढ़ रहा था, जब वो सब लर्निंग कर रहा था, सो उसका क्या था, एनवायरनमेंट, जो उसका वातावरण था वो डिफरेंट था, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें सर्कमस्टेंसेस करते हैं ना, जो हमारे डेली के उसे अफेक्ट करते हैं बेसिकली। अब दूसरी जगह एक देख रही है कि भाई टीवी भी चल रहा है और चलो मैम की वीडियो आ गई है तो आज हम वीडियो देख लेते हैं। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, एनवायरनमेंट, वातावरण चेंज हो रहा है। सो किससे ज़्यादा रिटेन रहेगा, जो शांत वातावरण में पढ़ रहा था, ठीक है, किसका लर्निंग आउटकम बेटर होगा, ठीक है, किसका लर्निंग आउटकम बेटर होगा, जो शांत वातावरण में बैठा था। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये हमें समझना है कि हमारे लर्निंग में ये डिफरेंस आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है ना, वो हमारी जो जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स हैं जिसके अंदर हम इंटरैक्ट करते हैं, या कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमारी लर्निंग की लीड करते हैं, वो सब क्या है, हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कभी कभी ना हम अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत सीखते हैं कि जैसे कि किसी ने देखी हो मूवी, आई थिंक कौन सी मूवी है वो, जिसके अंदर ना वो फ्लाइट में जा रहे होते हैं, ठीक है, फ्लाइट में वो पायलट हो जाता है। सो वो कहता है कि क्या दबाना है, तो वो कहते हैं कि लाल बटन दिख रहा है। सो वो कहते हैं हाँ दिख रहा है, नहीं दबाना था, ठीक है। तो उससे भी क्या हो रहा है, लर्निंग हो रही है, ठीक है, कि ये चीज़ नहीं करनी थी। तो हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, कि कार्य करके ही हमें समझ में आने वाला है कि कैसे होगा। और जब तक हम अपने जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे हम नहीं समझेंगे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम अपने जीवन में ठोकर खाते हैं और फिर ही सीखते हैं, ठीक है, उससे पहले हम लोग नहीं सीखते। चलिए जी, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि ठीक है आपने बता दिया कि ये सराउंडिंग है, बट जो एक अनुकूल वातावरण है, ठीक है, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, है ना। सो जो कंड्यूसिव मतलब अनुकूल होना चाहिए, जिसके अंदर सब कुछ हो इंक्लूडेड, कैसा, जो हमारा परफेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और टीचर को क्या करना है,
टीचर को ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास में, ठीक है, ताकि बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है, किसी ने अगर PYQs देखे होंगे तो उन्हें लर्निंग आउटकम का मतलब भी पता होगा, ठीक है। सो लर्निंग आउटकम क्या है हमारी, कि जो हमारे छात्र हैं वो हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो क्या सीखने क्या वाले हैं, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उनका एट द एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो जो भी है हमारी स्कूल के अंदर जो लर्निंग होती है ना, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो ये ना लर्नर को अलाउ करता है, क्या चीज़ के लिए अलाउ करता है, ताकि वो टीचर के साथ और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अदर स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरैक्ट कर पाए, ठीक है। यानी कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके दौरान वो बातचीत करता रहे और सब कुछ उसके अंदर उसकी भागीदारी अच्छी हो, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है भाई। देखो, अगर स्टूडेंट भागीदारी नहीं लेगा तो उसका लर्निंग आउटकम आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। इंटरैक्ट नहीं करेगा टीचर के साथ तो वो उतना सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। लर्निंग प्रोसेस के दौरान अगर वो खुद के साथ, टीचर के साथ, अपने पीयर्स के साथ इंटरैक्ट करता है तो हमारा लर्निंग आउटकम बेटर होता है, वो ज़्यादा अच्छा सीखता है, ठीक है। अब भाई क्या कहते हैं, अब भाई मान लो हमारी क्लास प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, हमारी जो क्लासरूम है, जो हमारी कक्षा है, वो उस प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं, स्केड्यूल्स हो गए, एक्टिविटीज़ हो गए, जो टीचर ने प्लान करी हैं, सो वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, ओके कर लेंगे। टीचर का एटीट्यूड भी डिपेंड करता है वो, ठीक है। अब टीचर ने प्लान तो किया है बट हमारी क्लास ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं है टीचर की, ठीक है। तो क्या हो रहा है इस एनवायरनमेंट में, जो टीचर ने प्लान किया था, जो उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंस देने थे, ठीक है, तो क्या वो लिमिट हो गए, लिमिट यानी कि वो इनकी एक सीमा के अंदर रह गए कि अब भाई क्लास का एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, क्लास बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड सी थी, तो वो इसी सीमा में रह गए। टीचर ने प्लान कितना, अगर आपको दिख रहा हो, इसी सीमा में रह गए। टीचर ने प्लान कितना किया था, इतना पढ़ाने का, ठीक है, कितना वो दे पा रहा है स्टूडेंट्स को, इतना, ठीक है। सो लर्निंग एनवायरनमेंट का डिफरेंस देख रहे हो, इतना इतने में बहुत डिफरेंस है। जबकि एक क्लास ऐसे बिल्कुल वेल अरेंज्ड क्लास हो, बच्चे एकदम सही से बैठे हों, सो क्या जो इंस्ट्रक्शन देती है जो टीचर, वो अच्छे से दे पाएगी, जी बिल्कुल अच्छे से दे पाएगी। जो उसने प्रिपेयर किया है, जो उसने प्लान किया है, उसको डिलीवर भी कर पाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि नेक्स्ट की तरफ, कि जो हमारा एक बनाना और उसको मेंटेन करना एक लर्निंग एनवायरनमेंट को, वो कैसे हो सकता है। मैंने अभी बोला कि क्लासरूम ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तो जो हमारे क्लासरूम है इफ़ेक्टिव होनी चाहिए क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि प्रभावी कक्षा संगठन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कि ऐसी शिक्षण का वातावरण हो जो कोई प्रेरणादायक हो, ठीक है। तो उसके अंदर हमारी जो क्लासरूम का ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है उसका, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। सो इससे क्या होता है कि भाई जो टीचर है ना, उसको दो चीज़ें फुलफिल करनी होती है, दो कॉग्निटिव जो होती हैं, ठीक है। सो कौन कौन सी होती है हमारी कॉग्निटिव, मतलब ज्ञानात्मक जो उनकी डिमांड होती है, ज्ञान से रिलेटेड, ठीक है। दो टाइप की होती हैं, वो कौन से दो टाइप हैं। फर्स्ट है एकेडमिक टास्क डिमांड्स, एकेडमिक टास्क डिमांड्स, एंड दूसरा है सोशल टास्क डिमांड्स, ठीक है, जो उनके ज्ञान, उनके दिमाग, कॉग्निशन से रिलेटेड है, ठीक है। कॉग्निशन किससे रिलेटेड है, हमारे दिमाग से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा किससे रिलेटेड है, हमारे दिमाग से, ज्ञान से रिलेटेड है कॉग्निशन, ठीक है। सो इसके अंदर ये कहते हैं कि इसके अंदर इनके दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो मांगे हैं। सबसे पहले एकेडमिक टास्क वाली, ठीक है, और दूसरी है सोशल टास्क वाली।
एकेडमिक मतलब जो सेक्शन होते हैं हमारे जो रोज़मर्रा के जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड, और सोशल हो गए जो हमारे सामाजिक वाले हो गए, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो हमारी कंटेंट होता है, जो हमारा सामग्री है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं एंड उसके साथ काम करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। और सोशल जो हमारे सामाजिक वाले होते हैं वो क्या इंक्लूड करता है कि वो जो कंटेंट है ना वो अदर्स के साथ भी, जो दूसरे हैं उनके साथ कंटेंट को लेके इंटरैक्ट करे, ठीक है। सो ये दो हैं, किससे रिलेटेड, दिमाग से, कॉग्निशन से रिलेटेड। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे, अभी हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे। बट ये टू जो है ना ये मेजर है कि टीचर को ये दो तो फुलफिल करने ही करने हैं, एकेडमिक और सोशल टास्क डिमांड्स, ठीक है। ये टीचर को पूरे करने ही करने हैं एक क्लासरूम के अंदर। ये नोट डाउन कर लीजिए, जो अगर कोई नोट्स बना रहा है। देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सब अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है, बिकॉज मैं ऑल्दो आपको ये सब प्रोवाइड कर रही हूँ, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और बहुत ही रिसर्च के बाद बना हुआ ये एक एक कंटेंट, एक एक जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, बहुत ही रिसर्च के बाद लिखी हुई हैं इसमें। सो लेकिन फिर भी आप सारा का सारा आखिरी दिन पे नहीं पढ़ पाएंगे, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। सारा का सारा आप आखिरी दिन पे नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए आपको आपके खुद के नोट्स चाहिए। और आप खुद से नोट्स जब भी बनाएंगे 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स, तो आपको कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा आएगी। मैं जब पढ़ती थी अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तब मैं कैसे पढ़ती थी, जब मैंने अपना JRFP क्लियर किया था, तब हम किस तरह से पढ़ते थे, मैंने कोई एक आज चीज़ पढ़ी, आज हमारी क्लास हुई, मुझे नोट्स मिले, मैंने नोट्स को रीड किया, और जो मुझे उन नोट्स में से लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक में से ये इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक की हेडिंग डाली, और हाफ पेज के अंदर ही बस उसके जो मेन कीवर्ड्स थे कि अच्छा मुझे याद आ जाए, बस उसके बेसिस पे मैंने बना दिया था। एक ऐसे ही मैंने थ्योरीज का पेपर बनाया था कि ये इस साल में आई है, थ्योरी का नाम किसने दी है और थ्योरी क्या कहती है, एक टेबल बनाया 4 का, एंड बस वो 3 पन्नों में मैंने अपनी पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी थ्योरीज जितनी भी पढ़ी थी उसके अंदर लिख दी। सो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपको उससे हेल्प होगी। अब चलते हैं कि हम कैसे इंश्योर करें कि हमारा जो क्लासरूम का है ना, उस सबसे पहले उसके अंदर उसका फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जो हमारा स्थान है, शिक्षण का जो स्थान है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो स्पेस है ना वो वार्म और इनवाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। वार्म मतलब कि ऐसे फील आनी चाहिए कि हाँ ठीक है, कि आपको आमंत्रित कर रही हो कि हाँ आप आ जाओ, यू आर वेलकम, ठीक है। सो ये हमें सोचना है कि जो क्लास है ये वेलकमिंग है या नहीं है। अब कोई नया बच्चा आया है, ओके है, ये कौन आ गया, इसे तो हटाओ, ऐसे करो वैसे करो, सो क्या उसके बच्चे के अंदर वो चीज़ डेवलप होगी? आई डोंट थिंक सो कि वो उसके अंदर इतनी चीज़ें डेवलप हो पाएंगी। सो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है कि हमारा रूम का जो अरेंजमेंट है वो सही है कि नहीं है। वो जो रूम का अरेंजमेंट है वो टीचर की लर्निंग फिलॉसफी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, कि मतलब कक्षा की जो व्यवस्था है वो कैसी है। अब भाई कुछ होती है कक्षा की व्यवस्था एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। कुछ कक्षा में होती है ऐसे में व्यवस्था होती है, ठीक है, पहले ऐसे में होते हैं, फिर ऐसे में होते हैं, फिर ऐसे में होते हैं। तीसरी कक्षा की व्यवस्था कैसे होती है कि एक नीचे होता है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। सो ऐसे अलग अलग कक्षाएं हैं, उसका क्या अरेंजमेंट है। एक्सेस टू मटेरियल, कि हमारा जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, आप उसको देख पा रहे हो, ठीक है। अगर आज मैं आपको बता दूं लेकिन आपके पास इसका एक्सेस ना हो, इस PDF का, तो क्या कुछ मायने हैं इन नोट्स के? नहीं। आप आए, आपने समझ लिया, ठीक है, बस, ठीक है। सो ये आपके लिए नोट्स के कोई मायने नहीं रहेंगे अदरवाइज। फिर है कि डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करे। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, हो रहा है, कहीं कोई गाने बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और ना सब बच्चों के लिए इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए हमारी क्लासरूम,
ठीक है। अब भाई आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट डालती है। सबसे पहले फर्नीचर बढ़िया होना चाहिए भाई। फर्नीचर बढ़िया होगा तो लोगों का मन भी करेगा, है ना, कंफर्टेबल है, बढ़िया है, अपना मन भी करेगा कि नहीं स्कूल जाना है और बैठने में दिक्कत नहीं होती कुछ भी, और स्कूल जाना है, हमें अच्छा लगता है, वेलकमिंग वाइब देता है फर्नीचर, ठीक है। अब होता है कि जो वॉल के कलर्स हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए। अब मैं इस वॉल का कलर आप मान लो येलो कर दूं या ब्लैक कर दूं तो क्या वो वेलकमिंग नहीं, ठीक है। जबकि वार्म टोन्स, न्यूट्रल टोन्स में मैं अपनी वॉल्स को रखूंगी तो ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट आएगा स्टूडेंट्स के ऊपर, ज़्यादा फॉर्मल भी आएगा, और जो हमारा क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनेगा ना, जो वातावरण बनेगा वो बहुत कामिंग सा बनेगा। कामिंग मतलब कि शांति प्रिय जो है वो एनवायरनमेंट बनेगा। और तीसरा है नेचुरल लाइट, खूब सारी नेचुरल लाइट्स आए। सो हमारे स्कूल में क्या होता था, हमारे स्कूल में इतनी खूब बड़ी बड़ी विंडोज़ होती थी, ठीक है, हर क्लासरूम में खूब बड़ी विंडोज़ हैं, तो नेचुरल लाइट इतनी ज़्यादा आती थी कि हमें एक्चुअल लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। सो बहुत ही अच्छी रोशनी भी आती थी, तो नेचुरल लाइट डू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट आता है कि डिस्प्ले, कि भाई हमारी किसी वो होते हैं ना, नोटिस बोर्ड होते हैं, ठीक है, बोर्ड्स बने होते हैं हमारे, याद करो स्कूल में, तो वो डिस्प्ले कैसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स के कुछ वर्क्स हैं उस पर, या हमारा टीम वर्क दिख रहा है, एनीथिंग उस डिस्प्ले पे हमारे क्लासरूम के अंदर क्या है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है जी, हमारी लर्निंग आउटकम को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इमोशनल और सोशल यानी कि सामाजिक और जो उनके व्यक्तिगत हैं या भावनात्मक इश्यूज हैं उनको उनके तरफ डेवलपमेंट का बात करता है। नेक्स्ट इज प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कोऑपरेशन। सो ये क्या करता है कि एक ना भाई सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, ठीक है, कि भाई हाँ नहीं हम कर सकते हैं, नहीं ये तो हम कर ही लेंगे। तो ये ऐसी भावना जो क्रिएट होती है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मुश्किल से आती भी है। अब नेक्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की तरफ। अब हमारा जो लर्निंग का साइकोलॉजिकल मतलब कि जो हमारा दिमाग से रिलेटेड है वो एनवायरनमेंट भी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। सो जो हमारी साइकोलॉजी हमारे दिमाग से रिलेटेड है वो भी बढ़िया होना चाहिए। सो इसके अंदर क्या होता है कि भाई आगे भविष्य के सीखने की नींव डाली जाती है इसके अंदर, राइट। जो हम भविष्य से सीखने वाले हैं उसकी नींव डाली जाती है। और ये ना जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी एलिमेंट्री क्लासरूम वाले उनके लिए ना रूल्स प्रोसीजर्स ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है कि की एलिमेंट्स क्या है कि हमारे नियम क्या क्या हैं जो क्लासरूम के हैं और उनके प्रोसीजर क्या क्या ले रहे हैं। जैसे कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आया, अच्छा समझ में आया तो हम सवाल कर रहे हैं, तो ये प्रोसीजर हो गया, ठीक है। रिहर्स कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं उनकी तरफ, ठीक है, मतलब कि उन्हें रीइंफोर्स मतलब पुनः संग्रहण कर रहे हैं उनका। फिर इफेक्टिव रूल्स को प्रमोट भी करता है, ठीक है। जो हमारे ग्रुप नॉर्म्स हो गए, सोशल नॉर्म्स की ना, सोशली आपको किसी को ऐसे नहीं बोलना, ये गलत होता है। सोशली हम सुशी चॉपस्टिक से खाते हैं, ठीक है, ये रूल होता है। सो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, झूठ नहीं बोलते, ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये सब किससे हमारे इन्वॉल्व है, साइकोलॉजी से इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कैसे इसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले हम ना कुछ रूल बनाते हैं, नियमों को निर्माण करते हैं और उनका प्रदर्शन भी करते हैं। मैंने बोला कि मेरी क्लास का रूल है कि सब कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है, मेरी क्लास का ये रूल है। अब मैं वो रूल तो आपको बता रही हूँ, बट उस रूल के पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं अगर आपको बताऊंगी, जस्टिफिकेशन दे दूंगी कि इसलिए ये रूल है मेरी क्लास में जी, तो क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप उस रूल को फॉलो करना चाहेंगे, है ना। यू आर मोर टेंड टू फॉलो द रूल्स इफ़ यू नो द रीज़न, अगर आपको रीज़न का पता हो, ठीक है। अब मैं भाई बिना किसी रीज़न के बोल दूँ कि भाई 2 चोटी में ही आना है मेरी क्लास में, तो फिर कोई आएगा नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं कोई रूल बता रही हूँ तो उसके साथ साथ उसका जस्टिफिकेशन भी दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई डिस्कस करें हम उन रूल्स को, ठीक है, और अग्री कराएं, मैं क्लास से भी कि आप अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तीसरा है कि डिस्प्ले ऑन अ वॉल चार्ट, जो हमारा वॉल पे बने होते हैं नोटिस बोर्ड्स वगैरह। हमारे स्कूल में तो बहुत सारे होते थे, तो हमारे स्कूल में क्या होता था, सामने हमारा जो है इंटरैक्टिव बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होता था, जो भी साइड में 2 नोटिस बोर्ड होते थे एंड पूरे बैक पे हमारे नोटिस बोर्ड होते थे, तो जिस पे हम उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे। वी पुट ऑन डिफरेंट थिंग्स, एवरीबडी शोज देयर क्रिएटिविटी। सो उसके अंदर क्या होता था डिफरेंट, कि भाई हम हर चीज़ को वहाँ पे डाल रहे हैं। जो हमारा जो कोड ऑफ डिसिप्लिन होता था ना, अनुशासन का जो हमारा उदाहरण होता था, जो उसके कोड होते थे, वो सब लिखे होते थे कि हमारी क्लास से क्या अनुशासन है, ताकि सब बार बार पढ़ते रहें। जो हम बार बार पढ़ते हैं उसको बार बार रिकॉल भी करते हैं। फिर वही आ गया कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, नियमों की प्रक्रिया को सिखाएं, उसका अभ्यास कराएं और फिर उनको सख्ती से लागू भी करें। रोज, एक दिन नहीं कि आज हुआ कल नहीं हुआ, एवरी डे, रोज हो वो, ठीक है। उनकी क्या एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि उनकी जो शैक्षिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी स्पष्ट करूं कि आपका क्या जिम्मेदारी। अगर मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ाना, तो आपकी जिम्मेदारी है नोट्स बनाना, ठीक है। तो मैं वो भी आपको बार बार बताऊं, ताकि आपको भी वो चीज़ समझ में आए। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग ओनरशिप। भाई ओनरशिप कैसे एनकरेज करता है, ये ना बहुत स्वाभाविक वो होता है कि भाई ये मेरा स्वयं का है, ठीक है। उसको प्रोत्साहित करता है कि जैसे मैंने ये डेकोरेट किया, तो इसका मतलब मेरी ये क्लासरूम है। सेंस ऑफ ओनरशिप कि मेरी क्लासरूम है, ठीक है, ये हर बच्चे में होना चाहिए, ये मेरी टीचर है, ये मेरी क्लासरूम है। तो जब उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी, उनको लर्न करने का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। मेरी क्लासरूम है, मैं यहाँ पे लर्न करने आया हूँ, मेरी क्लासरूम के ये रूल्स हैं, ठीक है। अगर बच्चा ये समझ जाए, बार बार हम उसे बोल रहे हैं, अगर वो समझ जाए ना, तो वो जो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट बनेगा और उससे जो लर्निंग आउटकम आएगा वो बहुत बढ़िया होने वाला है। फिर आता है कि अब मैंने लर्निंग की एक्सपेक्टेशंस को भी सेट कर दिया कि मैं ये आपसे, मेरी ये अपेक्षाएं हैं, ठीक है। आपकी लर्निंग एक्सपेक्टेशन है कि आप अगर एलिमेंट्री ले लो या कुछ भी ले लो, कि आप यूनिट 3 ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो मेरी आपकी ये एक्सपेक्टेशन है, लर्निंग की एक्सपेक्टेशन है आपके एग्ज़ाम वालों से, राइट। फिर होता है कि जो लर्नर हैं उनको संगठित बनने में, मतलब ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, और टीचर के साथ साथ वो भी उनका एक्टिव पार्टनर की तरह काम करते हैं, मतलब वो भी भागीदार बनते हैं इस पूरे प्रोसेस के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब कि अनुकूल जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है वो कैसे बनेगा, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, टीचर क्या क्या कर सकता है, हमने वो भी पढ़ लिया है आज, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हम स्टार्ट करने वाले मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने का एंड इतना ही प्यार देने के लिए। थैंक यू।